गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे। हम लोग कक्षा 7 का क्या पढ़ेंगे? विज्ञान, जिसमें से पाठ 1 का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें से लघुत्तरी अति लघुत्तरी विस्तृत प्रश्न हो गया था। हम ये जो अब यहाँ पे सही गलत था वो कर लिए थे, और उसमें ख था आपका कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। पाठ 1 था हमारा। पाठ 1 को हम लिख रहे हैं। हम पाठ 1 को लिख रहे हैं। इसका नाम है आपका क्या? पाठ 1 का पदार्थ की संरचना। पदार्थ की संरचना। यही पाठ था, जिसमें से हम क्या लिख रहे थे कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। हम ख लिख रहे थे निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यही हम लिख रहे थे, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 कर लिया था, हमने 2 तक कर लिया था। तीसरा हमें करना था। तीसरा क्या करना था? दिया है कि KNO3 gives KNO2 plus O2। अब देखिए यहाँ पे, इधर देखिए ऑक्सीजन का ठो O3, ऑक्सीजन इधर का ठो है 3 ठो है, और इधर ऑक्सीजन का ठो है 2, इधर है 2 प्लस 2 4 हो गया। अब इधर 3 हो गया और इधर 4 हो गया। अब क्या करें? यदि हम यहाँ 2 कर देते हैं, यदि हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? इसका 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 2 यहाँ पे यदि कर देते हैं तो 2 और 2 2 गुना 4 4 और 2 जुड़ेंगे इसमें तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 का ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए आगे देख लीजिए KN कैल्शियम के का जो है 2 के अब ये 2 जो है सब में है, ये जो 2 यहाँ पे है सबके साथ है। अब तो 2 N और 2 N, और ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन का था यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 और 2 4 था, तो हमने यहाँ 2 कर दिया तो यहाँ पे भी 6 हो गया, और 2 और 2 4 पहले से था, यहाँ पे 2 गुना 4 4 2 6 हो गया यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। हमारा यहाँ पे समीकरण संतुलित हो गया। अब पांचवा देखिए, यहाँ पे हमने ये लगाया है और यहाँ पे हमने ये लगाया है, ठीक है, यही दोनों लगाया है। अब है आपका चौथा। अब देखिए P प्लस दिया है आपको P प्लस O2 गिव्स क्या दिया है? P2O5। ये हो गया P प्लस O2 गिव्स हो गया P2O5। अब देखिए यहाँ पे P यहाँ पे 1 है, यहाँ पे P 2 है, यहाँ पे O2 2 है, यहाँ पे O, यहाँ पे O 2 है और यहाँ पे O 5 है। अब समीकरण संतुलित है? नहीं संतुलित है। हमें P क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे P क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दें हम? देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्या? 4, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2, तो ये 2 और 4 हो गया 4P, और यहाँ पे ये 4P, ठीक है, यहाँ पे 4P और यहाँ पर भी 4P हो गया। अब देखिए O2, अब यहाँ पे O ऑक्सीजन का ठो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ठो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा 5 ठो। तो क्या करते हैं? अब 5 कैसे? ये भी तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम
ठीक है। यहाँ पे छठवां देखिए क्या है, 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2Mg, यहाँ पे केवल एक Mg, यहाँ पे O2 है, यहाँ पे केवल O है, तो दो यहाँ पे अब क्या हो गया 2Mg O2 और फिर 2 हुआ, लगा लीजिए। यहाँ पे हमने ये दो बनाया, हो गया होगा, इरेज कर दे, मिटा दे। अब देखिए आगे क्या दिया है, करा कि सही मिलान कीजिए, आगे दिया है कि सही मिलान कीजिए। अब हमें यहाँ पे सही मिलान करना है, ग है करा है कि सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए, यही है। अब देखिए पहला दिया है अमोनिया, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अब देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH3, ठीक है। ये हो गया अमोनिया का सूत्र। अब आगे है लोहा, लोहा, अब लोहा को किसे दिखाते हैं, लोहा का प्रतीक, अब इधर देखिए लोहा, लोहा के लिए क्या होता है Fe, Fe से लोहा होता है Fe, ठीक है। अब आगे है आपका सल्फर, तीसरा है सल्फर, तो सल्फर का क्या लिखते हैं, अब देखिए सल्फर का यस है कि नहीं है, सल्फर का यस। अब है आगे कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखिए इधर CO2 दिया है, CO2 होगा। देखिए यदि आपको पता है कि अमोनिया को कहते क्या है, जैसे लोहा को Fe, सल्फर को S, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, तो इसमें मिलान करने की जरूरत नहीं है, हम सूत्र जानते हैं, प्रतीक जानते हैं, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं। और फिर आगे देखिए क्या है, पांचवा फास्फोरिक, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, देखिए फास्फोरिक अम्ल का क्या होगा PHO3, HPO3। अब देखिए आगे मैग्नीज, इधर लिखे, यहाँ पे लिखेगा, या फिर इतना लिख लीजिए तो मिटाए, इसे लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, अमोनिया का NH3, लोहा का Fe, सल्फर का S, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फास्फोरिक अम्ल HPO3, मिटा दें। आगे देखिए कहाँ तक हुआ था, फास्फोरिक अम्ल तक हो गया है। छठा है आपका मैग्नीज, मैग्नीज का क्या होगा देखिए Mn, मैग्नीज का Mn। फिर है आपका कैल्शियम, आपका आगे कैल्शियम,
मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आगे घ क्या दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक बताइए तथा इनके धातु तथा अधातु छांटकर लिखिए। अब इसमें से हमें क्या करना है कि प्रतीक इसका बताना है। अब देखिए प्रतीक घ क्या है, निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक, तो इधर हम लिख देते हैं तत्व, इधर हो जाएगा प्रतीक, तत्व हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका प्रतीक। तो देखिए तत्व नीचे पहला क्या है आपका सोडियम, पहला क्या है आपका सोडियम, फिर दूसरा आपका चांदी, तीसरा है आपका ऑक्सीजन, फिर है आपका सल्फर, तो देखिए क्या हो जाएगा सोडियम का प्रतीक Na, चांदी का Ag, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S। ये हो गया सोडियम का Na, चांदी का Ag, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S। और फिर इधर लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा देखिए नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन का N, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का Mg दिख रहा है, और फिर फास्फोरस, फास्फोरस का P, सोना का A, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन का N, मैग्नीशियम का Mg, फास्फोरस का P, सोना का A, ये हो गया सबका आपका प्रतीक। लिख लीजिए इसे। अब देखिए जैसे इसमें कहा रहा था कि आप इसको छांट कर लिखिए धातु को, तो धातु क्या, चांदी, सोना, मैग्नीशियम, ये सब क्या है आपका एक धातु है। इसको बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, कुछ अपने से भी करिए, बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, उसे छांट कर लिखिएगा। हमने प्रतीक बता दिया है आपको, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आपका ये चैप्टर लिखवा भी दिए, पढ़ा भी दिए, खत्म हो गया आपका। अब है आपका जंतुओं से प्राप्त रेशे। अगला पाठ है आपका क्या, जंतुओं से प्राप्त रेशे।
जंतुओं से प्राप्त रेशे। देखिए पढ़ना है पाठ 2 जंतुओं से प्राप्त रेशे। लिखा है कि हम गर्मी, वर्षा, ठंड, धूल तथा कीटाणुओं से बचने के लिए वस्त्र पहनते हैं। देखिए हम गर्मी से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए, ठंड, धूप, ये सबसे बचने के लिए क्या करते हैं, हम वस्त्र पहनते हैं। जो वस्त्र हम पहनते हैं वे रेशों से बने होते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, रेशों से बने होते हैं। हम गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं जो कपास से बनाए जाते हैं। हम गर्मियों में क्या करते हैं, पतले हल्के सूती वस्त्रों को पहनते हैं। तो वो किससे बनता है, कपास से। कपास एक रेशेदार पौधा है। कपास क्या है, एक रेशेदार पौधा है। एक ऐसा पौधा है जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब ठंडी आती है तो हम क्या, स्वेटर पहनते हैं जो कैसा होता है, ऊनी होता है। ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है। अब है विशेष अवसरों पर रेशम या कृत्रिम रेशों से बनाए गए सजावटी वस्त्र पहनते हैं। अब जैसे देखिए शादी में या फिर किसी पार्टी में हम जाते हैं तो कोई रेशमी या फिर कोई और मतलब चटक तरह के कपड़े पहनते हैं, चमकदार कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि वस्त्रों के रेशे पौधों, जंतुओं तथा रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। अब जो रेशे हो गए हमने जान लिया कि किससे किससे हमें मिलते हैं, या तो पौधों से मिलते हैं या फिर जंतुओं से मिलते हैं या फिर रासायनिक रूप से बनाए जाते हैं। अब आगे है कि जानतों रेशे। जानतों रेशे क्या होता है, जंतुओं से प्राप्त रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं। जंतुओं से हमें 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। हमें जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होता है, उसे हम जानतों रेशे कहते हैं। और जंतुओं से हमें कितने प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, तो जंतुओं से हमें 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं, ऊन और रेशम। ये ऊन और जो रेशम है ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जानतों रेशे कहते हैं। हम भेड़, बकरी, ऊंट आदि से ऊन को प्राप्त करते हैं। रेशम को एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम होता है किससे प्राप्त करते हैं, एक विशेष प्रकार के कीड़े से प्राप्त होता है। यह कीड़ा शहतूत पर पाया जाता है। शहतूत का एक पौधा होता है जिससे क्या होता है, रेशम का कीड़ा जिस पर पाया जाता है। यह कीड़ा शहतूत पर पाया जाता है। इन रेशों को विभिन्न क्रियाओं से गुजर कर वस्त्र बनाए जाते हैं। मतलब बहुत सारी क्रियाएं कराने के बाद इन रेशों से क्या वस्त्र, ऐसा नहीं है कि रेशे मिल गए तो सीधे वो वस्त्र बन जाएगा। वो रेशे मिलते हैं तो उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उनको उसकी कताई की जाती है, बुनाई की जाती है, रंगाई की जाती है। उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो करने के बाद वो कपड़ा बनता है, वस्त्र बनता है। तो तभी हम विभिन्न रंगों, डिजाइनों तथा प्रकारों के वस्त्र पहन पाते हैं। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसके बाद उसमें डिजाइन, रंग हमें प्राप्त होता है। अब है आगे ऊन। अब ऊन ऐसे रेशे होते हैं जो भेड़ की बाल से प्राप्त किए जाते हैं। भेड़ की बाल से ऊन कैसे प्राप्त होता है, भेड़ की बाल से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक प्रकार का लंबा, घुंघराला, मुलायम तथा मोटा बाल है। कैसा बाल होता है, यह एक प्रकार का लंबा, मुलायम और घुंघराला बाल होता है जिसे धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जिसे क्या, धागा बनाया जाता है। ऊन से बनाए गए वस्त्र गर्म, हल्के तथा आरामदायक होते हैं। जो भेड़ से प्राप्त ऊन होते हैं उनसे बनाए गए वस्त्र मुलायम, हल्के और हमारे लिए अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं। ऊन में चलक होती है, इसके कारण यह अपना आकार बनाए रखती है। ऐसे रेशे पर रोए पाए जाते हैं जिसके कारण धागा बनाते समय ये रेशे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऊन के स्रोत। अब ऊन के स्रोत क्या है, ऊन का मुख्य स्रोत संयुक्त रूप से घरेलू भेड़ होती है। स्रोत मतलब कि ऊन मुख्य रूप से पाया कहाँ जाता है, स्रोत उसका क्या है कि ऊन कहाँ से हमें मिलता है। तो ऊन हमें मुख्य रूप से जो घरेलू भेड़ें होती हैं, जो भेड़ पाली जाती हैं, उनसे प्राप्त होता है। ऊन एक प्रकार भेड़ की खाल के रेशों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जो ये ऊन होता है वो किस गुण का है, कैसी क्वालिटी का है, या किस पर निर्भर करेगा, भेड़ की खाल पर। अब भेड़ की खाल जैसी होगी उस
हमें ऊन प्राप्त होगा। अब है इसकी गुणवत्ता भेड़ की आयु, पोषण, वातावरण तथा देखभाल पर भी निर्भर करती है। अब जो है कि जो गुणवत्ता है भेड़ की खाल पर तो निर्भर करती है, लेकिन अब भेड़ की खाल पर जो गुणवत्ता ये क्यों निर्भर करती है, क्योंकि जो भेड़ की उम्र क्या है, भेड़ को खाना कैसा मिलता है, तो उसकी देख रेख पर वो उसका जो बाल है उस तरह से पाया जाता है और उसी पर निर्भर करता है। अब देखिए एक स्वस्थ भेड़ की खाल एक तैलीय पदार्थ से ढकी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोल्क कहते हैं। एक तैलीय पदार्थ तेलीय पदार्थ होता है जिससे क्या होता है, इसकी खाल ढकी रहती है, जिसे पोल्क कहते हैं। यह भेड़ को वर्षा से बचाती है तथा इसके रेशों को नुकसान होने से भी बचाती है। जो तेलीय पदार्थ होता है वो क्या करता है, भेड़ की खाल को वर्षा से बचाती है, जिससे जो उसके बाल है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। एक युवा भेड़ अच्छी प्रकृति की ऊन प्रदान करती है। जब एक भेड़ बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, तो उसका जो बाल होता है एक अच्छी प्रकृति का होता है। ऊनी रेशे वर्ष में एक बार प्राप्त होते हैं। जो ऊन भेड़ से पाए जाने वाले जो ऊनी रेशे होते हैं वो वर्ष में केवल एक बार ही उनसे प्राप्त होते हैं, या तो बसंत ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में। अभी बसंत ऋतु में ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा ठंडी हो, या फिर ग्रीष्म ऋतु में मतलब या तो फिर गर्मी के समय में। भेड़ की खाल के विभिन्न भागों के रेशे लंबाई, प्रकृति तथा चमक में भिन्न होते हैं। जो भेड़ की खाल होते हैं वो कई प्रकार से भिन्न होते हैं, किसी की लंबाई, किसी की प्रकृति, किसी की चमक अलग अलग होती है। भेड़ के ऊनी रेशे कंधों व बराबर के शरीर के दूसरे भागों की अपेक्षा अच्छे होते हैं। ठीक है, अगला है असली मैरिनो भेड़ से अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ये नाम है आपका असली मैरिनो भेड़। भेड़ के जो जातियाँ होती हैं उसमें से ये नाम है कि इस किस्म की यदि भेड़ है तो इनसे क्या होता है, अच्छा ऊन प्राप्त होता है। एक मैरिनी भेड़ एक बार में लगभग 13.5 किलोग्राम ऊन प्रदान करती है। एक बार में 13.5 किलो यह ऊन देती है। हार्डी भेड़ मैरिनी भेड़ के साथ संकरित कराने पर लंबी व मोटी ऊन प्राप्त होती है। संसार में ऊन उत्पादन का लगभग 40% ऊन मैरिनी भेड़ से तथा 43 संकरित भेड़ों से प्राप्त होता है। भेड़ ऊन विशेष प्रकार के भेड़ों से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग कंबल, कालीन आदि बनाने में होता है। मांस के लिए मारी गई भेड़ों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, परंतु इस ऊन की गुणवत्ता जीवित भेड़ की ऊन की गुणवत्ता से क्या होती है, कम होती है। जैसे कि कुछ लोग भेड़ के मांस खाते हैं, तो यदि वो भेड़ को मार दिए हैं तो उनसे जो उनके जो बाल होता है उनसे भी ऊन प्राप्त किया जाता है, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो जीवित भेड़ों के से जो द्वारा जो प्राप्त ऊन है उससे कम होती है। ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस संसार की कुल खपत का लगभग 29% उत्पादन करता है। जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करता है वह देश को, और 29% उसका उत्पादन करता है। उन्हीं देशों के अन्य उत्पादक देश चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, ईरान, भारत, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। भेड़ों का वर्ण संकर। अब देखिए ऊनी रेशों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों की भेड़ों का आपस में संकर कराया जाता है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। जब हमें अच्छी गुणवत्ता की ऊन के लिए क्या किया जाता है कि दो जातियों के भेड़ों को मिला दिया जाता है। जो जातियों के संकर मतलब मिला दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण संकर कहा जाता है। घरेलू भेड़ों की नस्ल जंगली भेड़ों से 2 गुणों में पीछे होती है। संकरण के द्वारा मोटे बाल जोड़ी जो कि जंगली भेड़ की खाल से ढके रहते हैं, एक मुलायम आवरण में बदल जाते हैं। ऊनी रेशों पर निर्भरता से भेड़ों के मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात ऊनी,
अच्छे ऊनी रेशे प्रदान करने वाले भेड़े, लंबे ऊनी रेशे प्रदान करने वाले भेड़े। मतलब कि जो अच्छे ऊन प्रदान करने वाले भेड़ होते हैं वो 5 प्रकार में आते हैं। लंबे ऊन प्रदान करने वाले भेड़े, घुघराले ऊन प्रदान करने वाले रेशे भेड़े तथा मोटी ऊन प्रदान करने वाले भेड़े। लंबे ऊनी रेशे वाली भेड़े रोमानी भेड़े से प्राप्त ऊन प्रायः कालीन बनाने में उपयोग किया जाता है, जबकि मोटे ऊनी रेशे वाली भेड़ जिन्हें नवाजी भेड़ कहते हैं वे कंबल बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अब ऊन का उपयोग क्या है आपका? ऊन का मुख्य उपयोग स्वेटर, दस्ताने, जुराब, गलुबंद और दूसरे वस्त्र बनाने में किया जाता है, जो सर्दी से हमें बचाते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, सर्दी से हमारी रक्षा करते हैं। इनका उपयोग कालीन व नमदा बनाने में भी किया जाता है। कालीन आप जानते हैं, कालीन जमीन पर बिछाया जाता है, उसको बनाने में भी किया जाता है। नमदा का उपयोग पियानो बाजा को ढकने में किया जाता है। इसका उपयोग भारी मशीनों तथा स्टीरियो स्पीकरों की तेज आवाज दबाने में भी किया जाता है। अब उपयोग हो चूँकि ऊन से घटिया किस्म के माल बनाया जाता है, यह बनाने के लिए उपयोगी ऊनी रेशों को एकत्रित करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उनकी बुनाई की जाती है। आधुनिक ऊन को पुनः सूत में काटा जाता है। इस प्रकार सूत निम्न कोटि का होता है, जो सस्ते ऊनी वस्त्र व कंबल बनाने में उपयोग किया जाता है। यह ऊन निर्माण की विधि है, मतलब जो ऊन छोटे छोटे बच जाते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, उन्हें उनकी बुनाई कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद उनको काटा जाता है और कटाई के बाद फिर से उनको एक निम्न कोटि का ऊन तैयार कर दिया जाता है, जिससे क्या बनता है? कंबल बनता है। अब है ऊन भेड़ से वस्त्र तक, मतलब कि ऊन भेड़ से वस्त्र तक कैसे पहुँचता है? ऊन जो बनता है वो भेड़ से वस्त्र तक कैसे पहुँचता है, यही आपको पढ़ना है। आधुनिक ऊन भेड़ की उन प्रजातियों से प्राप्त की जाती है जिनकी ऊन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मतलब इस समय ऊन उन्हीं से प्राप्त की जाती है जिनकी गुणवत्ता क्या है? अच्छी है। ऊन भेड़ के बाल रेशेदार खाल से प्राप्त की जाती है। उनके बालों को काटने से लेकर वस्त्र बुनने तक की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जाती है। अब देखिए, जो ऊन होता है वो बनाने की जो प्रक्रिया है कई चरणों में की जाती है। जो ऊन बनाने की प्रक्रिया है कई चरणों में की जाती है। इन चरणों को ही हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे पढ़ना है, जिसे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी जितना हमने पढ़ाया है उसमें कुछ खास नहीं है। एक बार आप इसे फिर से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक दो बार आप इसे फिर से पढ़ लिया करिए, ताकि जो नहीं समझ में आया है उसे आप समझ सकें, ठीक है। और नोट्स बनाते रहिएगा। ये पहला पार्ट हमने आपको लिखवा दिया है और दूसरा पार्ट हमने आज शुरू भी कर दिया है, और आगे हम दूसरा पार्ट कल पढ़ाएंगे। आपको जो कुछ पढ़ाया है उसके आगे से पढ़ाएंगे, ठीक है। बाय बच्चों।